मौजूद तलबा, आज का क्लास है कोलन कायमा। इससे पहले हमने ग्राउंड टिश्यू के बारे में पढ़ा कि ग्राउंड टिश्यू तीन तरह के सेल से मिलकर बना होता है। एक को स्क्लेरन कायमा कहा जाता है, दूसरे को कोलन कायमा कहा जाता है और तीसरे को पेरन कायमा कहा जाता है। आज जो हमारा क्लास है कोलन कायमा के हवाले से है। कोलन कायमा ये एक सपोर्टिंग टिश्यू है जो कि इसके साथ और भी सेल्स मिलते हैं और एक टिश्यू बनाता है जिसको ग्राउंड टिश्यू कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में कोलन कायमा को तफसील के साथ मुतालिया करेंगे। इट इज सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल है, सिंपल मीन सादा है, लिविंग है, जिंदा है, यानी अपनी जो लिविंग जानदार की जिस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं एक सेल की, तो वो उसी तरह अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। और ये परमानेंट है। परमानेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी रुक चुकी है और अब ये एक मुकम्मल एक ख़ास शेप रखता है, अपना एक ख़ास मॉर्फोलॉजी रखता है और एक ख़ास स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। और ये टिश्यू है, मतलब ये कि स्पेशलाइज्ड सेल मिलते हैं और एक टिश्यू बनाता है जिसको हम कहते हैं कोलन कायमा टिश्यू। और ये लिविंग सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि हालत डिवीजन से निकलकर एक जैसे सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू और इसको हम कहते हैं कोलन कायमा टिश्यू। प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम बिलो द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होता है डाइकॉट के स्टेम में। एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स। ये मोनोकॉट प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं, वहाँ पर इसकी मौजूदगी नहीं हमें नज़र नहीं आता उधर। और साथ में ये रूट्स के अंदर भी ये मौजूद नहीं होता। अब एक सवाल है, वाई कोलन कायमा टिश्यू एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट। ये मोनोकॉट प्लांट्स में मौजूद क्यों नहीं होता? तो मोनोकॉट प्लांट को कि जो कोलन कायमा है, कोलन कायमा और लिविंग सेल, जैसे आपको पता है, जिसे हमने इससे पहले भी डिस्कस की, ये एक लिविंग सेल्स हैं और इसके सेल जो है वो पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। यानी मिसाल के तौर पर ये एक सेल है कोलन कायमा के, ठीक है। तो ये जो सेल वाल है जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसका, तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? ये पेक्टिन से मिलकर बना है और साथ में सेलुलोज से मिलकर बना है। यानी ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं जिसको पेक्टोसेलुलोज कहा जाता है। ये दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं। ड्यू टू अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्क्लेरन कायमा, तो यहाँ पर कोलन कायमा के सेल्स को जो कि सपोर्टिंग के लिए चाहिए होता है, तो मोनोकॉट के अंदर क्या होता है जो कि अर्ली डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस दौरान स्क्लेरन कायमा पहले बन पाता है। तो उसके पहले फॉर्मेशन की वजह से कोलन कायमा की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि कोलन कायमा इतनी मजबूत नहीं है एज कम्पेयर टू स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा ज़्यादा मजबूत, ताकतवर और सपोर्टिंग टिश्यू है। तो यहाँ पर स्क्लेरन कायमा की फॉर्मेशन पहले हो जाती है मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर कोलन कायमा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्लेरन कायमा प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल सपोर्ट टू द मोनोकॉट प्लांट। सो यहाँ पर देयर इज नो नीड ऑफ कोलन कायमा टिश्यू to provide mechanical support to monocot plant. Now, कोलन कायमा जो कि एक टाइप है सपोर्टिंग टिश्यू की, फाउंड इन पिट्यूल ऑफ लीफ। ये पिट्यूल ऑफ लीफ में ये मौजूद होता है। जैसे ये स्टेम है, तो स्टेम के बाद एक छोटा सा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको पिट्यूल कहा जाता है। और ये इस पिट्यूल के अंदर भी कोलन कायमा के टिश्यू वो मौजूद होते हैं। साथ में ये लीफ के स्टॉक के अंदर, स्टॉक ऑफ फ्लावर में और लीव्स के अंदर ये मौजूद होता है। इसके साथ ये बंडल शीट को भी बनाता है। कोलन कायमा के टिश्यू के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ से वजूद में आए हैं। तो ये प्राइमरी डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से उसके डिवीजन के नतीजे में ये वजूद में आए हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है जो कि मेरिस्टेमेटिक इन नेचर है, तो ये जब डिवाइड होता है उनसे प्राइमरी जो सेल्स बनते हैं, जो कि सबसे पहले जो सेल्स बनते हैं, तो वो मिसाल के तौर पर ये जो दो सेल प्राइमरी बन गए, तो ये क्या कर जाते हैं, ये परमानेंट बन जाते हैं
यानी मज़ीद उसमें डिवीज़न की एबिलिटी मिसाल के तौर पर बाकी नहीं रहती, तो ये क्या कर जाते हैं कि अपना एक तशख़्ख़ुस कायम करते हैं और इससे कोलन कायमा टिश्यू की फॉर्मेशन वो हो जाती है। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये तकसीम होने के नतीजे में ये बन पाते हैं। लिविंग सेल विद परमानेंट न्यूक्लियस, और साथ में उसके अंदर अपना एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। ठीक है, इन तमाम सेल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। इसके अंदर इट्स हैविंग अ न्यूक्लियस बिकॉज इट इज the collenchyma cells are living cells having large and prominent vacuole। इसके साथ इसके अंदर large vacuole भी मौजूद होता है। ये लार्ज वैक्यूल इसलिए मौजूद होता है कि सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और खुराक और पानी वगैरह, आयंस वगैरह की जो स्टोरेज हैं वो यही वैक्यूल वो सरअंजाम देते हैं कि उसको स्टोर करें। हैव लार्ज एंड प्रोमिनेंट वैक्यूल फिल्ड विद सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये जो वैक्यूल इसके अंदर मौजूद हैं तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ने उसको भरा हुआ होता है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स बनाता है। एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्राइमरी यूज होती हैं, जिसको प्लांट्स की ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि सेकेंडरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मेसोफिल सेल्स के अंदर ये मिलते हैं और खुराक बनाई जाती है। तो यही खुराक और उसकी रेस्पिरेशन होती है और प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स बॉडी के अंदर जिसको बनाया जाता है। इसके बनाने का जो मकसद है वो सेकेंडरी पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है, तो इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। Secondary metabolites are those compounds which are not needed for primary metabolic processes। ये primary metabolic processes के लिए ज़रूरी नहीं होती बल्कि secondary functions को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे ग्रोथ है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ये ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसके साथ डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये डिफेंस में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे पैथोजेंस आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस आते हैं प्लांट के ऊपर, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। साथ में जब कोई भी हर्बियोर्स आता है और इस प्लांट को खाने की कोशिश करता है तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इससे हर्बियोर्स को, इससे प्लांट्स को बचाता है। इसके साथ इसका इम्पोर्टेंट रोल भी है अट्रैक्टिव पोलिनेटर्स। ये पोलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उस प्लांट्स की तरफ आए और जहाँ पर फ्लावर हो उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर में मौजूद होते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं स्टिग्मा की तरफ, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है और फिर सीड की डेवलपमेंट होती है। तो उसमें भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसके साथ ही एलिलोपैथी में भी काम कर रहे हैं। एलिलोपैथी का मतलब ये है कि एक प्लांट जो कि एक इलाके में मौजूद होता है वो ऐसे केमिकल्स को खारिज करते हैं कि वो अपने नज़दीक उगने वाले प्लांट्स के ग्रोथ को मुतासर करे और उसको उगने नहीं दे, तो उसको कहा जाता है एलिलोपैथी। यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि केमिकल को खारिज करते हैं और वो केमिकल जो करीब वाले प्लांट्स होते हैं उसके ग्रोथ को मुतासर करता है, तो उसको कहा जाता है एलिलोपैथी। इसके एग्जांपल्स हैं अल्कलाइड्स हैं, अल्कलाइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इसके साथ पिनोलिक्स हैं, टर्पीन्स हैं और ये लिग्निन्स, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स हैं और ये सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में ये इन्वॉल्व हैं।
कोलन कायमा सेल्स पोजेस थिक प्राइमरी सेल वॉल। ये जो कोलन कायमा के सेल्स हैं उसके अंदर थिक प्राइमरी सेल वॉल मौजूद हैं और ये सेल वॉल लैग्निफाइड नहीं है, यानी यहाँ पर कोई लैग्निन की डेपोजिशन नहीं हुई है। मैं आपको ये भी क्लियर करा दूं, एक प्राइमरी सेल वॉल होता है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होता है। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसमें आपको कभी भी लैग्निन नजर नहीं आएगा और जो सेकेंडरी सेल वॉल है, मिसाल के तौर पर एक प्राइमरी सेल वॉल है उसके इर्द गिर्द लैग्निन की डिपोजिशन हो जाती है तो ये सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल में कहीं पर भी आपको लैग्निन की डिपोजिशन नजर नहीं आएगी। तो इसके अंदर कोई लैग्निन की डिपोजिशन नहीं हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये थिक प्राइमरी सेल वॉल है, यानी ये काफी सारा थिक है, लेकिन इसके अंदर कोई लैग्निन की डिपोजिशन नहीं हुई है तो इसीलिए इसको प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है। ये हमारे साथ हैं कोलन कायमा के टिश्यूज। बात करते हैं कोलन कायमा के वाल की डिपोजिशन की, ये इनके इर्द गिर्द कौन कौन से चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले हेमी सेलुलोज वहाँ पर मौजूद होती हैं और उसके डिपोजिशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। साथ में पैक्टीन वहाँ पर डिपॉजिटेड कर जाते हैं और सेलुलोज भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी ये मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ ये क्या है, कोलन कायमा है, तो ये जो उसका वाल है तो इसमें हमें सेलुलोज नजर आएंगे, हेमी सेलुलोज नजर आएंगे और साथ साथ में पैक्टीन यहाँ पर हमें नजर आएंगे और यहाँ पर कोई लैग्निन की डिपोजिशन नहीं होगी। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं कोलन कायमा के वो यही है कि कोलन कायमा आर एक्सटेंसिवली प्लास्टिक इन नेचर। ये प्लास्टिक इन नेचर होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है, ये लचकदार है और इस लचक की वजह से ये डायरेक्टली बेंड नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है मेरे साथ, इसको मैं फोर्स लगा लूँ इसके ऊपर तो ये बेंड कर जाते हैं, टूट कर जाते हैं, लेकिन ये जो कोलन कायमा है उसके अंदर लचक मौजूद है, इलास्टिसिटी मौजूद है, बिकॉज इट इज इन प्लास्टिक इन नेचर। तो इस वजह से इसके जो सेल्स हैं वो एक्सटेंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं और इस फैलने के नतीजे में ये ग्रोथ ऑफ ऑर्गन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी उसके एक्सटेंडिंग ये फैल जाते हैं और इसके फैलने के नतीजे में आर्गन की बढ़ोतरी वाक़या हो जाती है। इट इज़ चीपली फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड लीफ। ये जो कोलन कायमा के सेल्स हैं, कोलन कायमा के जो टिश्यूज हैं वो मोस्टली कॉर्टेक्स में हमें नज़र आते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम के अंदर और कॉर्टेक्स ऑफ लीफ के अंदर ये मोस्टली मौजूद होता है। और ये प्राइमरी सपोर्टिंग टिश्यू है हर्बेशियस प्लांट्स के, यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती और इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होता, तो उसके अंदर कोलन कायमा टिश्यू सपोर्टिंग के तौर पर मौजूद होता है। स्ट्रक्चर, नेचर एंड अरेंजमेंट। अब कोलन कायमा के सेल्स की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे ये सेल्स अरेंजमेंट बनाते हैं, कैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। कंपोज ऑफ राउंडेड ओवल शेप और पॉलीगोनल सेल्स। उसके शेप जो है डिफरेंट हो सकता है, ये ओवल शेप में भी हो सकता है, ये राउंड शेप में भी हो सकता है और ये पॉलीगोनल शेप में भी हो सकता है। राउंड में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस सूरत में भी हो सकता है, ये ओवल के शेप में भी हो सकता है और ये पॉलीगोनल के शेप में भी हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर मौजूद नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस वो स्पेस होता है जब एक सेल दूसरे सेल से कंबाइन कर जाते हैं, तो अगर उसके बीच में कुछ फासला, कुछ स्पेस आ जाए तो उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई स्पेस मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है कोलन कायमा का और ये दूसरा सेल है, इसी तरह तीसरा सेल यहाँ पर इसी तरह आ जाता है और बहुत सारे लॉट ऑफ सेल्स यहाँ पर आते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, लेकिन बीच में जो है कोई इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं होती, तो उसको कहा जाता है कि देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन
colon-chyma cells. Because colon-chyma cells are compactly arranged, there is no space present in between the combination of these cells when they are combining with each other and they are interconnected with each other, so it's don't left any space in between or in among these cells. सेल्स थिकन एट द कॉर्नर, ये जो सेल्स हैं ये कॉर्नर में थिक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये सेल्स का कॉर्नर है तो यहाँ से ये थिक हो जाते हैं और ये यहाँ से थिक हो जाते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पर ये क्या कर जाते हैं, थिक कर जाते हैं। और ये थिकनेस कौन काज करेगा, ये इन चीज़ों की वजह से, हीमीसेलुलोज की वजह से, जो कि यहाँ पर आ जाएंगे और वो जमा हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो वाल है, मिसाल के तौर पर पहले उसका वाल यूं ही था, इसी तरह पतला था, तो थोड़ा सा हीमीसेलुलोज आता है और यहाँ पर उसकी डिपोजिशन जो है वो हो जाती है, तो इतना मोटा हुआ। ठीक है, इसके बाद पेक्टिन आता है तो इससे और भी थोड़ा सा मोटा हो जाता है और सेलुलोज भी आता है। तो इन सेलुलोज की वजह से ये कॉर्नर पर जमा हो जाते हैं और इसके कॉर्नर पर जमा हो जाने की वजह से उसके वाल जो है वो उसके मोटाई में इजाफा हो जाता है। ये भी कोलन-कायमा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं, हीमीसेलुलोज आकर यहाँ पर जमा हो जाते हैं और साथ में प्रोटोपेक्टिन जो है ये यहाँ पर जमा हो जाते हैं और इसके अंदर कोई लिग्निन मौजूद नहीं है। ये लिविंग टिश्यू होते हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, वैक्यूल भी होता है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर ये एक कोलन-कायमा सेल है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है। हर तमाम के तमाम जो कोलन-कायमा के सेल्स हैं उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस नजर आएगा। सो इट इज मोनोन्यूक्लिएटेड। मोनोन्यूक्लिएटेड मींस इट्स हैविंग ओनली वन न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता, यानी कभी कभार ऐसे कोलन-कायमा के सेल्स भी आपको नजर आएंगे जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन ऐसे कोलन-कायमा के सेल्स भी आपको नजर आएंगे जिसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। सो ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकेंगे बल्कि खुराक के लिहाज से दूसरे सेल्स पर ये डिपेंड करेंगे। कोलन-कायमा टिश्यू के कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। कोलन-कायमा में अकर इन पेरिफेरल पोजीशन और रीजन इन द प्लांट, ये पेरिफेरल रीजन पर ये मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर। इन डाइकोट्स हाइपोडर्मस रिजेस आर ऑक्युपाइड बाय कोलन-कायमा। डाइकार्ड्स के अगर हम देखें तो हाइपोडर्मस के जो रिजेस होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, तो वहां पर इट इज ऑक्युपाइड बाय कोलन-कायमा। रेयरली पोजेस इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस रेयरली प्रेजेंट करते हैं। रेयरली सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी बहुत कम कोलन-कायमा के सेल्स के अंदर मौजूद होता है। एब्सेंट इन रूट्स, जो कोलन-कायमा के टिश्यू हैं, जो कोलन-कायमा के सेल्स हैं, तो ये रूट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। इट इज आल्सो कम्प्लीटली एब्सेंट इन मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर भी ये मुकम्मल तौर पर एब्सेंट है। What are the types and how to classify the colon-कायमा in plants? उसके डिफरेंट अकसाम हैं। एक एंगुलर कोलन-कायमा है, एनुलर कोलन-कायमा है, लेमिलर कोलन-कायमा है और लेकुनर कोलन-कायमा है। ये हमने प्लांट्स के अंदर क्लासिफाई कर रखी है। आई होप आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।